नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। लंबे समय बाद मैं आपके सामने फिर से मुखातिब हो रहा हूँ कुछ अहम मुद्दे को लेकर। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीट एनजीओ के गोलू भाई। गोलू भाई, आपका चैनल में हमारा स्वागत है। जी वो सही। और शाहरुख भाई आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा उत्तर नागपुर के मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें गोलू भाई बताएंगे। गोलू भाई, क्या मुद्दा है जिसके लिए आज हमारे स्टूडियो तक आना पड़ा? कई साल पहले राव साहब सोए थे, उनको दिल्ली में एक सपना दिखा। जी। दिल्ली में सपना दिखा इस्लामिक कल्चर सेंटर का, नागपुर में एक इस्लामिक कल्चर सेंटर बने। जी। सपना सच भी हुआ, जी। लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं हुआ। बन के इस्लामिक कल्चर सेंटर बन के तैयार हो चुका है। जी। लेकिन पिछले 11 सालों से इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ को नहीं दी है। और वो पड़े पड़े अभी आप देखिए खंडर जैसी हालत हो चुकी है उसकी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इस्लामिक कल्चर सेंटर जिसकी आप बात कर रहे, वो किस इलाके में आता है और उसको बने हुए कितने साल हो गए? वो आसी नगर में ताज होटल के सामने में आता है। जी। और उसको बने हुए 11 साल हो चुके हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा सर, जैसे इस्लामिक कल्चर की बात कर रहे हैं, वो मेन रोड पे आता है, हाईवे से लगा हुआ है। उसके बाद भी उस पर कोई रख रखाव की जिम्मेदारी नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ भाई? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप लोग की क्या मांग है, क्या लिखकर आपने नितिन राउत को ज्ञापन दिया है या उनसे अनुरोध किया है? हम नितिन राउत से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, इस्लामिक कल्चर सेंटर को जल्द से जल्द आज़ाद करें। और हमारी मांग ये नहीं है इस्लामिक कल्चर सेंटर हमको ही दे, वो किसी भी संस्था, किसी भी एनजीओ को बुला के दे दे, लेकिन जल्द से जल्द दे। क्योंकि आज वो कौम की सब में बड़ी ताकत है। वो आज उसको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम जैसे आम जनता है जी, तो इस्लामिक कल्चर में होता क्या है? इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। जैसे कि अभी उर्दू घर का आया था, उर्दू घर भी इस्लामिक कल्चर सेंटर में स्टार्ट हो सकता है। और यूपीएससी ओके। और कौम के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर कौम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर से इस्लामिक कल्चर सेंटर चालू हो जाता है तो उत्तर नागपुर में आप देख रहे हैं मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। और इस्लामिक कल्चर सेंटर वहाँ पर आज़ाद होता है तो कौम के बच्चियों को अच्छा एक ताकत मिलेंगी, एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ेंगे वो। तो ये रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड रहता है इस्लामिक कल्चर, मैं जानना चाहूँगा, 10 साल हो गए, 11 साल 11 साल हो गए, क्या कारण बताए हैं कि इसको क्यों अभी तक नहीं किसी एनजीओ या संस्था के हाथ में नहीं दिया गया है? पहली आपको बात अभी क्या बताया गया है? पहली बात तो वो एक बात झूठ कहते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर की। अभी तक कि हमसे किसी ने मांग नहीं की। जी। कोई एनजीओ, कोई संस्था आई नहीं है। जैसे मैं आपको कई एनजीओ संस्था गिना दूंगा जो वहाँ पर गए हैं साहब के पास में मांग करने। एक हाथ के नाम बता दीजिए। पीछे साइड में मस्जिद है, चुकादे बड़ी मस्जिद कहते हैं। जी। बड़ी मस्जिद ने मांग करी है। फिर उसके बाद में स्टडी सर्कल आता है, आसी नगर की संस्था है, उनने मांग की है। फिर हम तो ये भी कह रहे हैं, कहते कब्रस्तान है उत्तर नागपुर में, बड़ा ही कब्रस्तान है, ताजनगर कब्रस्तान उत्तर नागपुर का बड़ा कब्रस्तान है। और वहाँ पर हर मस्जिद के मेंबर लोगन वहाँ के सदर है, वो अध्यक्ष है, तो उनको दे दीजिए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नियाज सिद्दीकी जो खुद कांग्रेस से आते हैं उनको ही दे दीजिए, किसी न किसी को दो और वो चीज़ें चालू करें। बस हमारी मांग यही है। मैं आपके तरफ वापस आऊँगा, अभी शाहरुख भाई से जानना चाहूँगा। शाहरुख भाई, जैसे कि इन्होंने बताया 11 साल हो गए, कोई नहीं है, कोई भी संस्था को नहीं दिया गया है, और आप लोग ने भी काफ़ी अभी आंदोलन टाइप का किए, तो क्या नितिन राउत ने आप लोग को अभी कुछ आश्वासन दिया है? सर, आश्वासन देने के लिए सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, आश्वासन देने के लिए कांग्रेसी नेता बहुत सारे हैं। अच्छा। इनको आश्वासन रोज मिलते रहते हैं। हाँ। हम लोग आश्वासन चाहते ही नहीं है, इसीलिए हम खुद होकर किसी भी तरीके का निवेदन पत्र लेकर नितिन राउत जी के पास नहीं गए। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि निवेदन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो जाती है, निवेदन देकर आती है और अपने नाम पे एक झंडा लगा लेती है कि हमने निवेदन देकर आया है। हमें निवेदन से कोई लेना देना नहीं है। हम बिलीव करते हैं ग्राउंड वर्किंग पर। जी। सो हमने अभी भी वही किया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस कैंपेन को शुरू किया
उसके बाद हमने इस कैंपेन को ग्राउंड लेवल पे लेके गए। रात में हमारे जो प्रेसिडेंट है मोइन सिद्दीकी साहब, वो अपने ऑफिस से फ्री होकर रात में 9 बजे आते हैं। मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं भी मेरी फील्ड से 9 बजे रिटर्न आता हूँ। गोलू भाई अपनी दुकान चलाते हैं, इनकी दुकान रात में 10 बजे बंद होती है। इसके बाद एक बाबू भाई हमारे परिचित है, सीट के चाहने वाले हैं, वो भी अपने कामों से फ्री होते हैं रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद। उस वक्त पे जब हम फ्री होते हैं रात में 10 बजे, तब हमने ग्राउंड मीटिंग की और लोगों से बातचीत की कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में आप क्या जानते हो। किसी को कुछ नहीं मालूम, जबकि इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम पर पिछले 3 बार से कौम वोट देती आई। कल्चरल सेंटर हमें सपने में दिखाया जाता है और एक लॉलीपॉप की तरह हमको वो सपना देखते 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 सुबह सोकर उड़ जाते, लेकिन हमारा सपना खत्म नहीं होता। हमारा जो लॉलीपॉप हमें दिया गया है सपने में, वो खत्म नहीं होता। हम चाहते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, जिस तरीके से हम सीट एनजीओ, एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने अपने कई प्रोग्राम किसी लॉन में, कभी पीडब्ल्यूएस कॉलेज के हॉल में, कभी मेरे टेरेस पर, कभी इनके कारखाने में, कभी मोइन सिद्दीकी के ऑफिस में, इन जगहों पर अरेंजमेंट किए। अगर हमारे पास कल्चरल सेंटर जैसा बड़ा हॉल होता तो क्या हमें दर दर भटकना पड़ता? मुझे आपसे सिफारिश करनी पड़ती ना, भाई आपके ऑफिस में 10 लोगों के बैठने की स्पेस है, मुझे सीट के लिए 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मुझे कुछ मीटिंग करनी है। तो कौम की अमानत, कौम के सुपुर्द अगर आप टाइम पर कर दोगे तो उसे कौम के काम में लाया जा सकेगा। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अब तक 3 इलेक्शन आपने लड़ लिए, 2 आप जीत भी गए, एक पर आपको कौम का फायदा नहीं मिला। आप खुद भी जानते हो कि पूरी कौम की कौम हाथी की तरफ पलट गई, तो आप तीसरे नंबर पर ढुलक गए। तो जिस कौम के भरोसे आप चुन कर आते हो ना, उसकी थोड़ी सी कदर करिए और समय से पहले उसको हैंडओवर कर दीजिए, ताकि वो जिस कौम के लिए बनाया गया है उस कौम के काम आ सके। ये हमारी मांग है। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो जैसा कि पहले भी कहा गया था और अभी भी कहा गया है, इनके ब्लॉक अध्यक्ष दीपक खोपरागड़े जी, उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सामने खड़े होकर कहा है कि विद इन अ मंथ हम इसे हैंडओवर कर दें किसी एक संस्था के हवाले। विद इन अ मंथ ये चीज़ अगर नहीं होती है तो सीट एनजीओ 50,000 पर्चियाँ छपाएगा कि किस तरीके से वादे से मुकरते। जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करके रात में जाकर हमने लोगों को बताया है, वैसे हम डोर टू डोर जाकर लोगों को पर्चियाँ देंगे। एक वो उसमें फोटो भी होगा, पालक मंत्री का भी फोटो होगा, दीपक खोपड़ागर जी का फोटो होगा, जितने इंटरव्यू देगा, जितनी बात करके गए हैं, जितना झूठ बोल कर गए हैं, उनका भी फोटो होगा। और वो लोगों के घर घर जाएगा और लोगों को बताएगा कि किस तरीके से सिर्फ वोट हमसे मांगा जाता है, काम हमारे नहीं होते। अभी आपने खोपरागड़े साहब का नाम लिया है, तो मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने 11 साल से कोई आश्वासन नहीं दिए, तो अचानक एक आप कहते हैं आश्वासन दे दिए कि हम 1 महीने के अंदर आप कोई ना कोई संस्था को हैंड ओवर कर देंगे। सर कुछ चीज़ें तो हमारे सर के ऊपर से जाती है जी। दीपक खोपरागड़े जी उस ब्लॉक के अध्यक्ष है। अच्छा। वो भी कांग्रेस के। अच्छा। ना के एनआईटी के। हाँ। ना पालक मंत्री जी के कुछ है। हाँ। अगर ये बात महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी कहते तो समझ में आती। ये बात जिले के पालक मंत्री कहते तो समझ में आती। ये बात एनआईटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके कहता, हो सकता है उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हो कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने किस हैसियत से दी, इस चीज़ पर सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के एक ब्लॉक अध्यक्ष है और वो इतना बड़ा इस्लामिक कल्चरल सेंटर हवाले करने की बात कर रहे हैं विद इन अ मंथ। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित भी होती है कि 1 महीना इतना टारगेटली बोलकर जाना कि हम 1 महीने के अंदर इसको दे देंगे, इसका मतलब ये सारी प्रोसेस करके पड़ी हुई थी। आपकी मिली भगत की वजह से आज तक इस्लामिक कल्चरल सेंटर को कौम से दूर रखा गया था। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप इस्लामिक कल्चर सेंटर के अलावा शादी खाना जो उसके बाजू में है, उसको लेके भी कुछ आंदोलन या आवाज़ उठा रहे हैं? हम काफ़ी मुद्दों पर काम कर रहे हैं जी। एक के बाद एक हम हर मुद्दों पर आएंगे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर हमारा पहला मोटिव है, जिस पर ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाए, जैसा कि 1 महीने की बात मैंने की। शादी खाने पर और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट भी आपको बता पाएंगे, अगर उनसे इस बारे में आप लोगे तो वो भी आपको डिटेल में बता पाएंगे। सो मैं चाह रहा था कि आप मुझसे इस्लामिक कल्चरल सेंटर से सवाल करें तो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, हम बुलाते हैं मोइन सिद्दीकी साहब को, जो कि सीट एनजीओ के अध्यक्ष हैं। जुड़ चुके हैं मोइन सिद्दीकी साहब, जो कि सीट एनजीओ के अध्यक्ष हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। शुक्रिया सर। आपने अभी इस्लामिक कल्चर सेंटर का मुद्दा उठाया, साथ में शादी खाने का भी मुद्दा उठाया, दोनों के बारे में संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ
कि उत्तर नागपुर एक स्लम एरिया है बोल सकते हैं, गरीब एरिया है ऐसा भी बोल सकते हैं। और आज अगर आप शादी ब्याह का टाइम देखें तो लॉन की कीमत अगर देखा जाए तो रेंट कम से कम 50,000 से 1 लाख है। उत्तर नागपुर में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो रेंट का पे कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि रास्ते में मंडप बनाते हैं, गलियों में मंडप बनाते हैं, और हमारे यहाँ पब्लिक ज़्यादा रहती तो मंडप बन जाने से इन केस इसके पीछे की वजह किसी के यहाँ आग लग गई, अब बताइए एम्बुलेंस कैसी आएंगी? कोई लेडी प्रेग्नेंट है वो घर के आसपास में, अब एम्बुलेंस ले जाना है, बताइए कितनी तकलीफ वाला मामला है। तो ये तो एक एरिया की मैंने बात की। लेकिन इसके बाद होता था ताज होटल के सामने आसी नगर में, अगर आप गए होंगे वहाँ पर शादियाँ होती थी। NIT का एक ग्राउंड जैसा था, 3 से 4 हज़ार रुपये भर के वहाँ से शादियाँ होती थी। लेकिन NIT का एक ऐसा नोटिस आया कि वहाँ आप शादी नहीं हो सकती। तो बताइए फिर अब शादी इंसान करे तो कहाँ करे? सही है। अब उसके बाद जब हमने स्टडी करे तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बाजू में शादी खाना है, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का, 15,000 स्क्वायर फीट का, लगभग 2014 में फंड भी प्रोवाइड कर दिया गया। और ये हमारे नितिन राउत साहब ने ही किया। मुबारकबाद है उनको कि उन्होंने सपना देखे और ज़मीन लेकर ये काम करे। लेकिन 2014 और 2021 लगभग 7 साल अतिक्रमण अगर रहता है तो 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल। कोविड का बहुत अच्छा बहाना है, 2 साल माइनस कर दो। इनके लिए हमने ये फ्री हिट वाला मामला दे दिया कि 2 साल आपको फ्री हिट मिली, 5 साल आपने क्या किया। अगर शादी खाना वहाँ बनता है उत्तर नागपुर का, अब उसका 3 करोड़, अभी तो प्रोजेक्ट बढ़ के 4.5 करोड़ रुपए हो गया। 4.5 करोड़ में बताइए इमारत जो बनेगी कितनी आलीशान बनेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ दुय्यम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है? ऐसा ये उत्तर नागपुर में ज़्यादा देखने को क्यों मिला है? किस मामले को? ये मुसलमानों के हाँ। साथ जो भेद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ डेवलप नाम की चीज़ नहीं है उत्तर नागपुर में, ना नालियाँ बनी है ढंग से, ना खंभों में लाइट है। तो ये उत्तर नागपुर में ज़्यादा देखने को क्यों मिला है बजाय पूरे नागपुर के? जब यही सवाल जो आपने किए, यही सवाल हमने वहाँ पर उसी दिन किए कि उत्तर नागपुर बदहाल हो चुका है, खास करके मुस्लिम एरिया में। तो उन्होंने कहा ये काम पालक मंत्री का नहीं है, ये काम नगर सेवक का है। अच्छा, तो ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब ये काम नगर सेवक का है, आप तो विधायक हमारी एरिया से बने, वोट तो हमसे ही लिए। आज अगर आप जो जीत के महाराष्ट्र में मंत्री बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री का जो आपको दर्जा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़मीन को भूल रहे हैं। जो ज़मीन ने आपको जिता कर दी, जो ज़मीन ने आपको 2019 में 3 नंबर, इसके पहले 2014 में 3 नंबर पे जो भेजी थी, तो यही 2024 में भी हो सकता है। कभी भी इंसान ने अपनी जगह नहीं भूलना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री बन चुके हो, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मंत्री बन गया लेकिन वापस फिर से आना है। पब्लिक जिस तरीके से 1 नंबर पर भेजती है, वही पब्लिक आपको 2 नंबर और 3 नंबर पर भी भेज सकती है। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, NGO और बहुत सारे सोशल वर्क किए हो कोविड काल में, तो गिना नहीं सकता आप लोग इतने अच्छा काम किए हो। इंडिया फैक्ट न्यूज़ ने भी समय समय पर उसको कवर किया है। बिल्कुल। पर ये सोशल वर्क से अचानक राजनीति में क्यों कूद गए, वो भी एकदम इलेक्शन के टाइम? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमेशा कहा है कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है और इसमें नहीं जाना चाहिए, तो बाबा साहब आम्बेडकर का एक कोट ये भी है कि उस कीचड़ को साफ करने के लिए अच्छे लोगों ने जाना चाहिए। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अगर आप नाम लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के इसरो के चेयरमैन थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, और वो राजनीति में नहीं लेकिन देश के राष्ट्रपति बने। सभी राजनीतिक पार्टी उनकी इज्जत करती थी। तो कहने का असल मकसद ये है कि राजनीति में हम लोग नहीं आए, ये जरूर राजनीतिक मुद्दा है लेकिन हम इसको सामाजिक मुद्दा कहेंगे, क्योंकि जो कौम से रिलेटेड है वो राजनीतिक नहीं है। क्योंकि इस्लामिक कल्चरल सेंटर बन जाने से और उसके खुल जाने से हमारा जो प्लान है, जैसे कि 10 के बाद 12 के बाद बच्चे किस फील्ड में जाएं। आज भी हमारे कौम के बच्चे ऐसे परेशान हैं कि 10 के बाद क्या करें, 12 के बाद क्या करें। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस अगर इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनता है तो हम जैसे ही 10 का रिजल्ट रखें, जैसे ही 12 का रिजल्ट रखें, हम सारी उर्दू स्कूलों में या जितने भी स्कूल से वहाँ से मिलकर एक बड़ा सेमिनार आयोजित करें, और जिसमें दिल्ली से, केरल से, अलग अलग जगह से लोग बुलाकर एक ही दिन एक बड़ा सेमिनार रखें। तो क्या कौम को फ़ायदा नहीं होगा? जिस तरीके से दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में UPSC MPSC की UPSC की कोचिंग कराई जाती है, तो क्या हम हमारे इस्लामिक कल्चरल सेंटर से UPSC MPSC बैंकिंग, रेलवे, SSC की क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हम पुलिस भर्ती की स्टार्ट नहीं कर सकते? तो जब हमने देखा कि जब हमारे पास जगह स्पेस अवेलेबल है तो हम क्यों मुद्दा ना उठाएं, और मुद्दा हम नहीं उठाते थे।
मुद्दा हमने उठाना भी नहीं चाहिए था, ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वो लोग कहाँ है जो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो लोग कहाँ है जो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो कौम को इस्लामिक कल्चरल सेंटर नहीं दिलवा सके। तो जब ऐसा मुद्दा आएगा तो सीट तमाम रास्तों को, रुकावटों को पार करते हुए सामने आएंगी। ये नहीं देखेंगी कि वो कैबिनेट मंत्री है, ये नहीं देखेंगी कि वो कौन है, बल्कि अपना काम करेंगी और आगे बढ़ते जाएंगी इंशाल्लाह। आप सब जैसे इतना खतरनाक काम करते हैं, कोई भी राजनेता के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं, तो क्या आप लोग को कभी डर नहीं लगता, कभी कुछ खतरा ऐसा महसूस नहीं होता? देखिए अभी जैसे कि अब आपने ही बात ये निकाली, तो हमारे एक साथी है माहिर नागपुरी जी। उनको धोखे से बुलाया गया। अच्छा। उनको धोखे से बुलाया गया, एक जगह बैठक हुई, उनको धमकियां दी गई, उन पे सेक्शन लगाने की बात की गई, धाराएं लगाने की बात की गई कि हमारे मंत्री हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको पता चला, दूसरे दिन हमने और बड़ी मीटिंग करी, दूसरे दिन और बड़ा प्रोग्राम किया, और तीसरे दिन और बड़ा प्रोग्राम किया। तो हम धमकियों से नहीं डरने वाले। अगर आपके पास मंत्री है तो हमारे पास भी संविधान की ताकत है। जिस शाहीन बाग की बात अगर मैं करूं, तो शाहीन बाग में अगर आपने हमें देखा होगा तो हम शाहीन बाग में डट कर मुकाबला करते थे, रात रात में घूमते थे और लोगों को अवेयर करते थे। सीट एनजीओ का काम हमेशा से यही रहेगा, जहाँ भी गलत होगा हम खुलकर उसका विरोध करेंगे। और धमकियाँ हमें मिलती है, धमकियाँ हमें मिलती है, ये बात हकीकत है। झूठी कंप्लेंट भी डाली जाती है हमारे नाम से कि हम ये काम करते हैं, मुझसे मिले हैं। लेकिन हमारा अल्लाह जानता है कि हम क्या करते हैं, और हम सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हम सही है तो अल्लाह हमारा साथ देगा, अगर हम गलत है तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के लिए हम करते हैं, और खल के खिदमत में हम उसको शुमार करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी साथी लोग हैं, क्योंकि इनको कोई पेमेंट तो नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती, ना सीट के प्रेसिडेंट को, ना सीट के ट्रेजरर को, ना सीट के सेक्रेटरी को। तो ये खल के खिदमत में होता है, तो हम ये खल के खिदमत करके काम करते हैं। मोइन भाई, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा, आप जवान हो या फिर बहुत उम्र आपकी हो चुकी हो, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना जो वोट देते हो वो वोट की ताकत को समझिए। वोट देकर भूल मत जाइए। जो लोग आपको सपना दिखाते हैं कि ये सपना हमने देखा था और ये सपना आपका होगा, तो कहीं ना कहीं सपने को 10 साल या 11 साल नहीं लगते। सपना बहुत हो गया तो 2 साल, इससे ज़्यादा अगर सपना है तो वो धोखा है, और ये धोखा हमको मिलते आया है। तो मैं गुजारिश करूँगा, उत्तर नागपुर की सभी जनता से अपील करूँगा कि आप अपने हक़ के लिए लड़िए। क्योंकि जो विधायक हमारे यहाँ के हैं, जो नगर सेवक हमारे यहाँ के हैं, जो भी है वो दूसरे इलाके में भी है। दिल्ली के भी नगर सेवक है, दिल्ली में भी विधायक है, दूसरे इलाकों में भी विधायक है, पश्चिम नागपुर में भी विधायक अगर है तो देवेंद्र फडणवीस साहब है, वो भी एक विधायक ही है। जब विधायक और विधायक का कंपेरिजन करें तो वो भी विधायक है। लेकिन बशर्त उनके एरिया में ज़्यादा काम क्यों होता है, क्यों होता है? उनको ज़्यादा फंड मिलता है या कुछ उनके एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब विधायक समान है, सब नगर सेवक समान है। तो मैं अपील करूंगा उन मुस्लिम बहुल एरियो से कि आप अपने नगर सेवकों को टाइट कीजिए, उनसे काम करवाइए और जनप्रतिनिधि से मांग करवाइए। अगर आपकी मांग कोई नहीं सुनता तो आप अपने विधायक के पास जाइए। अगर जब विधायक बोले कि हम नहीं करेंगे तो हम आपके साथ हैं। उम्मीद करते दोस्तों आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। देखते हैं इनकी जो मांगे हैं 1 महीने के अंदर पूरी हो पाती है कि नहीं, या फिर ये डोर टू डोर जाके लोगों को फिर जागरूक करते हैं इस्लामिक कल्चर को लेकर। फिलहाल हम तीनों को दीजिए इजाज़त। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।